हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इमहक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपके लिए हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग में लेक्चर नंबर 6 में टॉपिक लेकर के आए। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में। लिखा हुआ है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन आर्मी प्रोड्यूस करते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स प्रोटीन आर्मी प्रोड्यूस करते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पैथोजन से फाइट करता है या पैथोजन से फाइट करता है और बॉडी को रोगग्रस्त होने से बचाता है, यानी बॉडी को डिजीज होने नहीं देगा ये। ठीक है, आगे लिखा हुआ टी लिम्फोसाइट्स केवल बी सेल्स को एंटीबॉडी उत्पन्न करने में हेल्प करता है, यानी टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में सिर्फ हेल्प करता है। बोथ आर टाइप्स ऑफ WBC। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जस्ट बाई शेप है ये। यहाँ पे इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाइट चेन है, ठीक है, और 2 हैवी चेन है। ठीक है, यहाँ लाइट चेन और हैवी चेन दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, बॉन्ड सल्फर बॉन्ड सल्फर बॉन्ड। ठीक है, उस तरह से दोनों हैवी चेन भी बॉन्ड सल्फर बॉन्ड यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं। लिखा हुआ प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। 4 पेप्टाइड चेन्स होती है जिसमें दो छोटी लाइट चेन्स, ठीक है, तथा 2 बड़ी हैवी चेन्स होती है। एंटीबॉडी को H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी को H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं हम लोग कि H का मतलब होता है हैवी चेन और H2 का मतलब हो गया 2 हैवी चेन, उस तरह से L2 का मतलब हो गया 2 लाइट चेन। ठीक है, तो इस तरह से 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। और पेप्टाइड चेन्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके काफी संख्या में ये जब जुड़ेगा तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाता है तो हम लोग उसको प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा एंटीबॉडी जो होता है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंटीबॉडी 1 एंटीबॉडी इक्वल टू 2 हैवी चेन प्लस 2 लाइट चेन हुआ। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में देखेंगे तो एंटीबॉडी का जो टाइप्स है हम लोगों का ब्लड सीरम में वो 5 टाइप्स है। ठीक है, तो 5 टाइप्स में लिखा हुआ सबसे पहले IgG, ठीक है, IgM, ठीक है, उसके बाद IgA, IgD, IgE। ऐसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे। गमादे, अगर हम गमादे इसको बोल दें यहाँ पे गमादे, ठीक है, गमादे IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक्स में आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले IgG। तो IgG ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोनोमर। मोनोमर का मतलब इसमें जो एंटीबॉडी होगा वो सिर्फ एक ही होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, तो जब एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जब एक यूनिट होता है तो एक यूनिट में होता है जिसको लोग बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, आगे लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सेरम। सेरम में ब्लड का पार्ट है सेरम, जिसमें इसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, 80% है। ठीक है, यानी टोटल एंटीबॉडीज का 80% जो होता है वो आपका IgG होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ब्लड में प्लाज्मा सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है, या ब्लड में प्लाज्मा द्वारा सीक्रेट होता है। फिर लिखा होगा कि यह मदर के प्लासेंटा से क्रॉस कर फीटस में पहुंचता है। आपसे पूछा जाएगा कि मदर के प्लासेंटा से क्रॉस करके फीटस में पहुंचने वाला एंटीबॉडी कौन होता है, आपका जवाब होगा IgG। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे लिखा हुआ IgM। तो IgM में पेंटामर्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो यूनिट है टोटल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वो 5 है, यानी ऐसा 5 होगा तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे IgM। ठीक है, इसको पेंटामर्स कहा जाएगा। परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सेरम इज 6%। सेरम में इसका जो परसेंटेज है वो 6 है, 6। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी या एंटीबॉडी जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, आगे थर्ड लिखा हुआ IgA में लिखता है ब्रैकेट में डाइमर। डाइमर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो यूनिट होगा वो 2 यूनिट होगा, ऐसा 2 यूनिट होगा, हम लोग इसको बोलेंगे डाइमर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि IgA कैसा होता है, तो आपको बोलना है डाइमर होता है। ठीक है, लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सेरम 13%। ठीक है, ब्लड के जो सेरम में इस एंटीबॉडी का परसेंटेज कितना है, तो आपको जवाब देना है 13%। ठीक है, आगे लिखते हैं कि यह म्यूकस में पाया जाता है।
या एक्चुअली में म्यूकस में उपस्थित होता है, सलाइवा में उपस्थित होता है, टीयर्स में पाया जाता है ये, या ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, यानी जो मदर का मिल्क है उसमें पाया जाता है, और प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि IgA कहां मौजूद है यहाँ बॉडी में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खास करके ध्यान रखिएगा। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी होता है, आपको जवाब देना है IgA। फिर लिखा हुआ 4 में IgD, IgD भी मोनोमर है, यहाँ यानी सिंगल यूनिट होगा यहाँ पे एंटीबॉडी का। परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सेरम इज 1%, यानी यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है ब्लड में सेरम में वो ओनली 1% है। इसको हम लोग फंक्शन देखें तो कह सकते हैं बी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है IgE, ये भी मोनोमर है, सिंगल यूनिट होगा एंटीबॉडी। लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सेरम 0.002%, यानी सबसे कम हो गया यहाँ पे एंटीबॉडी जो यहाँ ब्लड सेरम में मौजूद है। फंक्शन एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी एंड एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासिटिक बॉर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये उसका फंक्शंस है। चूंकि ये एंटीबॉडीज ब्लड में पाई जाती है, इसलिए ऐसे रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI भी कहते हैं। ये सब जो एंटीबॉडी है ये हमारा ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI भी कहते हैं। ओके, ये 2 प्रकार के एक्वायर्ड इम्यून में से एक है एंटीबॉडी मेडिएट। ठीक है, ये 2 प्रकार के एक्वायर्ड इम्यून में से एक है एंटीबॉडी मेडिएट। लिखा हुआ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI को टी लिम्फोसाइट्स माध्यम बनाते हैं, यानी यहाँ पे फंक्शनेबल है आपका यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन किया गया है कि एक्टिव इम्यूनिटी जब कोई होस्ट एंटीजेंस का सामना करता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होते हैं, ऐसी इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी धीमी होती है तथा अपना पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने में समय लेती है। आगे लिखा हुआ है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, माइक्रोब्स के नेचुरल इन्फेक्शन के समय शरीर में बनने वाली इम्यूनिटी को नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का लिखा हुआ डेफिनेशन कि जब बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज बॉडी को जब दी जाती है तो यह पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एग्जांपल है प्लासेंटा द्वारा मदर से फीटस में IgG का ट्रांसफर। क्योंकि IgG जो एंटीबॉडी है वो मदर के प्लासेंटा से स्थानांतरित होता है, पहुंचता है फीटस में, तो ये बनाया गया एंटीबॉडी वो वहां पे ट्रांसफर होता है, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी होगा। वैसा ही कोलेस्ट्रम में मदर मिल्क का जो कोलेस्ट्रम है उसमें IgA एंटीबॉडी होता है, तो वो भी आपका यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपको एकदम ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी लिखा हुआ एग्जांपल्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन इन टेटनस। ठीक है, टेटनस के लिए जो देते हैं हम लोग एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, सांप काटने के बाद जो एंटीबॉडीज देते हैं हम लोग। ठीक है, वैक्सीनेशन टीकाकरण, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी भी बहुत सारा टॉपिक है जो रह गया है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों सोल्व होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो टॉपिक रह गया उसको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।